नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, पूरा लेक्चर देखना है और इस लेक्चर में कुछ नए फॉर्मूले आपके सामने रखे जाएंगे, ओके? और नए क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना। अब हम धीरे-धीरे कुछ टफ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके? चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश आपको बताना है। देखिए, आपसे पूछा गया है, मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है? ये है चालक। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकते हैं जब चालक के अनुदिश क्या लगाया जाए? विद्युत दाब में कोई अंतर ना हो। दूसरा, विद्युत दाब में अंतर होता है चालक के अनुदिश यहाँ, ठीक है ना? चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है या प्रेशर कुछ हद तक अंतर रहता है। दूसरा, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान रहता है, सभी स्थानों पर समान रहता है और विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है, आपको ये बताना है। डी है आपका कि विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। देखिए, विद्युत दाब का महत्व है, सबसे पहली बात, महत्व है। दूसरा, सभी स्थानों पर समान रहता है, नहीं, अगर समान रहता तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत दाब में अंतर होता है। अंतर होता है तभी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, ओके? विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्यू आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ पे उन्होंने बोला एक क्यू आवेश है और V विभवांतर से प्रवाहित हो रहा है, तो इस पर जो वर्क किया जा रहा है W, ये क्या होगा? देखिए, कई बार आपको बताया विभवांतर क्या होता है? इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से या अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसे हम बोलते हैं विभवांतर। तो W बाई क्यू, यहाँ से W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। यही दो चार फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना? बीच बीच में कुछ और फॉर्मूले हैं, आज ही एक आप नया फॉर्मूला देखोगे, एक दो नए फॉर्मूले, उनको कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह से एक साथ बर्डन नहीं पड़ता है आप पर और धीरे धीरे पूरा सिलेबस भी हो जाता है कंप्लीट, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, कहाँ पर है? ऑप्शन सी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। देखिए, उस सेल को कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। सेल है, ये है, मान लीजिए कोई सेल, ठीक है? ये हमने लगाया हुआ है सेल, ये प्लस से रहा है, ये माइनस। अब वो पूछ रहा है कि ये परिपथ में हमने ऐड कर दिया, तो जो आई जा रही है परिपथ में, वो किस सिरे से जा रही है? अब से उसने डायरेक्शन पूछे, इस तरफ से जा रही है मतलब, या फिर इस तरफ से जा रही है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल होता है, सेल परिपथ में धारा भेजता है या नहीं भेजता है, और कौन सी धारा भेजता है? तो सेल हमेशा भेजेगा डीसी, सेल हमेशा डीसी करंट ही भेजता है। अब वो पूछ रहा है परिपथ में कौन से धारा जाती है, तो यहाँ पर आपको कई बार बताया गया है, चाहे सेल कनेक्ट कर लो या कुछ भी कनेक्ट कर लो भैया, लेकिन धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही जाती है। मतलब ये वाली डायरेक्शन सही है और ये वाली गलत है। ये है ना प्लस, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ऐसे, ओके? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध की, प्रतिरोध क्या होता है? आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। एल क्या होता है? लेंथ, ए होता है एरिया और रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना? विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है केवल पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, और ये तो है लेंथ, है ना? और ये होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये, ठीक है ना? अब आपसे पूछा गया प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या फिर चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए, नेचर पर करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा, लेंथ पर करता है, करता है। एरिया पर करता है, हाँ करता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय टी में उत्पन्न ऊष्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा, देखिए पहली बात तो देखो, क्या होता है ना, आप बस बेसिक चीज समझ जाओ, ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है और एक कार्य भी ऊर्जा का रूप था। तो जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा और कार्य दोनों ही रूप किस चीज के होते हैं? ऊर्जा के। और ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? वी आई टी, ठीक है ना? वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर पूछा जाता है ना। यहाँ पर अब देखिए, ऊष्मा की क्या हो जाएगा? वी आई टी, देखा लिख रहा है, ये वी टी है, ये नहीं हो सकता। वी आई टी, ऑप्शन बी सही है। अगले में क्या है? वी आई वाई टी नहीं, या वी टी वाई टी नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, कार्य और ऊष्मा एक ही है, ऊर्जा का ही दोनों रूप है,
ठीक है ना। तो उन्होंने ऊर्जा पूछा है तो कार्य का फॉर्मूला ही लगेगा। ऊष्मा पूछते, ताप पूछते तो भी कार्य का फॉर्मूला ही आप लगाते। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत लैंप के तंतु में यहाँ पर आपको धारा दी हुई है, आई आई की वैल्यू दी हुई है 0.4 एम्पियर। ठीक है। अगर लेंस 3 घंटे, 3 घंटे मतलब 3600 सेकेंड के लिए प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा। देखिए आवेश क्या था, आई इज इक्वल टू था क्यू बाई टी। क्यू कैसे होता है, टोटल आवेश, और टोटल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी इज इक्वल टू आई। तो आपको निकालना है एन की वैल्यू। ठीक है, एन ई की वैल्यू, एन ई वैल्यू मतलब हो जाएगा आई टी। अब यहाँ पर एन ई मतलब टोटल आवेश दिया हुआ है क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, आई है 0.4, कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 34320 कूलाम। ये क्वेश्चन लास्ट लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना। देखिए इनका मतलब ये है, आपने सुना होगा वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। इसमें क्या होता है, इसका साइन देख लीजिए। सबसे पहले इस तरह का ये होता है प्रतिरोध का, और इस पर ऐसा बना देते हैं, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, उन्होंने पूछा है कि अगर आप परिपथ में जो प्रतिरोधक लगाते हो, इसको मैनेज करने के लिए आप किस युक्ति का उपयोग करते हो, किस युक्ति का, धारा नियंत्रक का उपयोग करते हो, परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हो, दोनों का उपयोग कर सकते हो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो परिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है। इसको हम कहने के लिए, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्ती के करने के लिए, मतलब प्रतिरोध इस चीज का उपयोग करने के लिए हम कौन सी युक्ति लगाते हैं। मैक्सिमम लोग इसमें आंसर लगा के आएंगे परिवर्ती प्रतिरोध, लेकिन ये गलत है, क्योंकि परिवर्ती प्रतिरोध को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन युक्ति क्या होती है, धारा नियंत्रक। ठीक है। याद रखना, युक्ति होती है धारा नियंत्रक, जिससे हम जो परिपथ में प्रतिरोध है उसको परिवर्ती करते हैं, नियंत्रित करते हैं, किसकी वजह से, धारा नियंत्रक की वजह से। इसमें क्या होता है, जैसे ये मैनुअल होता है, आप जो भी प्रतिरोध बढ़ाना घटाना चाहते हैं मैन्युअली, इसके माध्यम से, परिवर्ती प्रतिरोध के माध्यम से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है ना, मैन्युअली, और इससे आपको डिजायर जो करंट होता है वो मिल जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं धारा नियंत्रक। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। परिवर्ती प्रतिरोध मैनुअल होता है, जिसे हम मैनुअली बढ़ा या घटा सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। और इसके द्वारा जब प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध घटता है तो धारा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम धारा नियंत्रक को बना लेते हैं, और फिर धारा नियंत्रक ही वह युक्ति होती है। उन्होंने पूछा युक्ति, तो धारा नियंत्रक वो युक्ति है जिसके द्वारा परिवर्ती प्रतिरोध को हम मैनेज करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, कोई विद्युत बल्ब इतने वोल्ट, वोल्ट मतलब ये दिया हुआ है आपको वोल्टेज, क्या दिया है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। यहाँ पे बल्ब में इतने एम्पियर विद्युत धारा, मतलब करंट आपको दी हुई है, करंट, करंट कितनी दी हुई है, 0.50 एम्पियर। तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, पी। आपको देखो भी दिया हुआ है और आई दिया है, तो पी कितना होता है, डब्ल्यू बाई टी, और डब्ल्यू कितना होता है, वी आई टी अपॉन में टी। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आई। आपको बस ये रख देना है फॉर्मूले में, वी मतलब 220 वोल्ट, और आई मतलब 0.50 एम्पियर। ठीक है, मतलब 220 वोल्ट गुणे 1/2 एम्पियर, मतलब कितना हो जाएगा, 110 वाट। ठीक है, 110 वाट, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। समझ गए आप, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ पर आपको दे दी गई है धारा, करंट, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है टाइम। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण Q आपको निकालना है। ठीक है ना। तो क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई टी, या I बराबर Q बाई टी। इकाई आवेश को निश्चित समय में किया गया, इकाई आवेश द्वारा निश्चित समय में, उसे हम बोलते हैं धारा। ठीक है ना। इकाई इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ उसे हम धारा बोलेंगे। तो Q इज इक्वल टू आई टी, क्यू हमें निकालना है, Q निकालना है, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर और T की वैल्यू 10
मिनट, मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अगर हम देखें तो 60 मतलब 600। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड, मतलब कि 300 कूलाम। यहाँ पर 3000 है जो कि गलत लिख गया है। ठीक है, 3000 गलती से लिख गया है। इसको 300 करना है आपको। ठीक है, 3000 नहीं है ये, इसे हटा लीजिए। ओके, 300 करना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु ए, कोई धातु है वस्तु ए, उस पर अन्य किसी वांछित धातु की परत चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम परत चढ़ा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर परत चढ़ाई जा रही है किसकी वजह से? विद्युत प्रवाहित करके। तो विद्युत प्रवाहित करके कर रहे हो मतलब विद्युत लेपन। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? उच्च प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई, हाई प्रतिरोध है। हाई प्रतिरोध किसका होगा? अच्छे चालक का? नहीं, इसका तो निम्न होता है। मध्यम नहीं, अर्धचालक। तो हीन, हीन चालक मतलब आचालक की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के भीतर हम निष्क्रिय गैसों को क्यों भरते हैं? रोशनी तेज करने के लिए भरते हैं क्या? नहीं। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए भरते हैं क्या? या फिर बल्ब की सुरक्षा के लिए करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या है आंसर? टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछा जाता है, जैसे ये बल्ब है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये फिलामेंट है, ये किस चीज का है? ये है टंगस्टन का, टंगस्टन का है। और आपने देखा होगा जब बल्ब बहुत दिनों तक जलता है तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाता है। ये स्पॉट किसकी वजह से आ जाता है? टंगस्टन के ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से? टंगस्टन के ऑक्सीडेशन की वजह से आ जाता है। तो आपको बताना है टंगस्टन का ऑक्सीकरण होता रहता है निरंतर, जिस वजह से बल्ब में एक ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। बाकी टंगस्टन का वाष्पन ना हो ज्यादा, इस वजह से अक्रिय गैसों को भरा जाता है। अगर सक्रिय गैस होंगी तो वाष्पन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, आप सभी को पता है कि टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है नर्म लोहे का, इस्पात का, निकेल का, इनमें से कोई नहीं। ये याद रखना है, नर्म लोहे का। ठीक है, हम इसे आगे चुंबक में भी पढ़ेंगे, नर्म लोहे का। चौहत्तर। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को क्या कहते हैं? सतत व बंद पथ, आप सभी को पता होगा। जैसे ये है कोई विद्युत, ठीक है, यहाँ पर एक लो कैपेसिटर भी लगा लो, कुंडली भी लगा लो, और ये लगा है वोल्टेज सोर्स, ये प्लस माइनस, ये जा रही है धारा आई, ये है आर। ठीक है, ये है एल, और ये है कैपेसिटर सी। तो इस ये जो परिपथ है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ, विद्युत धारा परिपथ, विद्युत विभव परिपथ, या विद्युत शक्ति परिपथ। इसी में तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जिन्हें पता नहीं होता है। क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है? तापीय प्रभाव मतलब विद्युत है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे किसी में से, वायर में से, तो वो तार गर्म होगा। क्या होगा? ये ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो इस ऊष्मा का उपयोग आप अगर करते हो तो किस में करते हो, और नहीं करते हो तो किस में नहीं करते? विद्युत हीटर में ऊष्मा का उपयोग करते हो। सबसे पहली बात ये है विद्युत हीटर। ये किस चीज की कॉइल बनी होती है? नाइक्रोम की। नाइक्रोम, याद रखना है, नाइक्रोम। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, वो कैसा होता है? हाई होता है। दूसरा, स्त्री। स्त्री मतलब आपसे पूछा जा रहा है आयरन, आयरन की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये किस चीज का बना हुआ होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। अभ्रक आपको मेन याद रखना है, ठीक है ना? अभ्रक, अभ्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए। अगला होता है विद्युत बल्ब। या विद्युत बल्ब में तापीय प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही। और विद्युत पंखा नहीं, इसमें तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विद्युत पंखा, ऑप्शन डी। ओके, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं, परंतु उसके तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो विद्युत धारा की चाल है आईसी, और प्रकाश की चाल है सी, इन दोनों में संबंध क्या है? दोनों की चाल समान होती है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से
अधिक होती है या प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक होती है, सभी कथन सत्य हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कई लोगों से गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि समान होगी, कोई भी ये नहीं सोचेगा, जैसे पता होगा वही इस क्वेश्चन को सही कर सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको याद रखना है कि समान होती है विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल, दोनों हमेशा समान होंगी। आई सी और सी दोनों ही ऑलवेज समान होती हैं, ये चीज आपको याद रखनी है हर हाल में। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कार्य को आप माप रहे हो एक बिंदु से, मान लीजिए ये कोई है बिंदु ए और यहाँ पर है कोई बिंदु बी, ठीक है। आप यहाँ से क्या लेके गए हो? एक धन आवेश है प्लस क्यू, जिसे आप ले जा रहे हो इस तरफ, ठीक है। तो इसमें जो कार्य हो रहा है उसे क्या कहोगे? मैंने कई बार बताया है कि इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या लगाओगे आंसर? धारा नहीं, विभवांतर हाँ, प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं विभवांतर। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों से ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है तो आपसे नहीं होगा। क्या होता है? देखिए, आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, एक प्लस और एक माइनस। चलिए बताइए, शुष्क सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव किसका बनाया जाता है? ठीक है, पॉजिटिव बनाया जाता है किस चीज का? कार्बन का। और नेगेटिव बनाया जाता है किसका? जिंक का। किसकी बात हो रही है? ये हो रही है शुष्क सेल की, ठीक है, शुष्क सेल में। अब आपको ये बताना है कि अभी इनमें धारा नहीं बह रही है, ठीक है। धारा नहीं बह रही है तो आपको बताना है इन दोनों टर्मिनलों का जो विभवांतर होगा V1 और V2, दोनों टर्मिनलों में इनमें क्या अंतर है, आपको ये बताना है। क्या V1 और V2 दोनों शून्य है? मतलब V1 और V2 दोनों शून्य है। दूसरा आपसे पूछा है शून्य नहीं है, मतलब कि V1 और V2 बराबर है पर शून्य नहीं है। तीसरा, दोनों टर्मिनलों पर्याप्त समान विभव पर हैं, ऐसा। दोनों टर्मिनल समान विभव पर है, ऐसा आपसे पूछा गया है। चौथा पूछा गया है, सभी कथन सही है। क्या है? देखो, पहली बात तो जीरो नहीं है, भले ही आप धारा नहीं ले रहे पर वो जीरो नहीं है। दोनों क्या समान विभव पर है? नहीं। अगर समान विभव पर है तो कोई मतलब नहीं है। तो कैसे होते हैं? ऑप्शन बी आपको याद रखना है। कोई भी सेल है, भले ही आप उसमें धारा लो, उसका इस्तेमाल उस वक्त कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर आपको ये याद रखना है, हमेशा 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 आपको ये याद रखना है कि दोनों कभी भी शून्य नहीं होते, ठीक है। याद रखना है आपको, शून्य नहीं होंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। और ना ही समान विभव पर होते हैं, ये भी आपको याद रखना। ना तो शून्य होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य नहीं होते। और ना ही समान विभव पर होते हैं। कैसे होते हैं? शून्य नहीं होते, कुछ ना कुछ विभव होता है और दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हो? विद्युत धारा आप बना रहे हो, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या एच टी जेड टी। जनित्र क्या होता है? जनित्र मतलब जनरेटर की आपसे बात की जा रही, जनरेटर, नाम में ही है जनरेटर। जनरेटर मतलब कोई चीज बना रहा होगा, तो यही है जनरेटर। सही आंसर है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। लेकिन कैसे ये करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये चीज याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे आप सबको पता होगा। अगला, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए इतने न्यूटन बल उत्पन्न करती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस लेक्चर आपको सब देखने हैं पूरे, है ना। जो क्वेश्चन आता है आगे बढ़ा लो, वीडियो को 2x की स्पीड में देख लो, ठीक है। ऐसा करना है आपको। अगला, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर, पहली बात तो प्रति मीटर, डी कितना है? 1 मीटर। अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया नहीं, इसलिए ध्यान से देखना। 1 मीटर लंबाई, और विद्युत धारा को हम मानेंगे आई, और यहाँ पर बल दिया हुआ है एफ। वह धारा क्या होगी? देखो, यहाँ पर आपसे बोला गया है एक वायर है, ये है कोई वायर, ठीक है। तो वायर जिसकी लंबाई डी है, ठीक है, उसमें एक विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा क्रिएट, और इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र भी क्रिएट होगा। तो जो बल लगेगा इसमें, जब धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरह से होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। इस तरह से होगा चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल महसूस होता है एफ, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू
में आपको लिखना है, क्या लिखना है इनटू में, आई धारा से और अपॉन डी। अब म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है ऑलरेडी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए। म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे हम डिस्कस कर चुके थे, ये होता है। ठीक है ना। अब म्यू नॉट की वैल्यू है, अब बस आपको वैल्यू रख देनी। एफ आपको दिया हुआ है, एफ कितना है आपको दिया हुआ, 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 4 पाई × 10⁻⁻7 अपॉन में 2 पाई जो कहते हूँ, और आई की वैल्यू आपको निकाल ली है। डिस्टेंस कितनी, मतलब लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर, तो 1 रख दो, है ना। आई आपको फाइंड करना है। अब इसको कैंसिल आउट करो तो देखो 2 पाई से पाई जाएगा, और और 4, ठीक है ना। और 10⁻7 से 10⁻7 कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, अगर आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 एम्पियर। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। कई बार बताया, अमीटर को जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, अमीटर को जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, मतलब कि सीरीज में। ठीक है ना। और जो वोल्ट मीटर होता है उसे कैसे जोड़ोगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल सीरीज, पैरेलल में जोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पर अमीटर पूछा है इसलिए सीरीज, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आपको कई बार बताया, अगर श्रेणी है मतलब इस तरह से इन्होंने जोड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रतिरोध जुड़ जाए, मान के चलो बहुत सारे जुड़ गए, एन प्रतिरोध जुड़ गए। ये है R1, R2, R3, R4, R5, और ये Rn तक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिरा बी है और यहाँ पर सिरा ए है। तो जो आर टोटल होता है, आर टोटल, या कई जगह पर आपको क्वेश्चन में पूछेंगे आर नेट बताइए, तो इन सब का एडिशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट, जो जहां तक है Rn। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सिग्मा आर, कभी अगर बोले n = 1, और या फिर 1 से लेकर n तक, n = कुछ भी मान लो, है ना, कुछ भी, जो मान लीजिए n तक गया है तो n ही मान लो यहाँ पर, 1 से लेकर n तक। ठीक है, n = 1 से लेकर n तक जाना है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है, 3, 3 को जोड़ा है, तो कितना होगा, r टोटल ये जाएगा 1 से 3 तक जाएगा, और r कितना आ जाएगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको सीधा सीधा ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वहीं अगर सीरीज की बात की जाती तो क्या हो जाता, ना ही ये है ना ही ये है, सीरीज की बाद में करेंगे आगे। ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में होता तो मैं बता देता, जैसे ये है ना। अब यहाँ पे 1/RS दिया है, अगर इसको 1 RS दिया, अगर इसको 1 करते ना तो वो सीरीज में हो जाता, मैं आपको बता दूंगा आगे। 3 चालक ये थे, इनको सीरीज में जोड़ा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जितने भी जोड़ दोगे ना तो वो जुड़ते जाएंगे, सब आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर तीनों को उसमें जोड़ा है समांतर में, तो देखिए आ गया ना, R1 R2, ये जुड़े हैं R3, और इसके आगे और जैसे आपने जोड़ दिया R4, फिर और भी ज्यादा इस तरह से जुड़े हुए हैं, हमने Rn तक लिया। ठीक है, ये है सिरा ए, और ये है सिरा बी। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, और आगे जाकर Rn तक है। तो इसको कैसे करोगे, हम्म, इसे भी हम लिखेंगे 1/R पैरेलल में, इसलिए हमने आर भी रिप्रेजेंट किया। आर टोटल और आर नेट भी लिख सकते हो, कैसा होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, इस तरह से जाता जाएगा 1/Rn तक। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पार्श्व संयोजन है, मतलब समांतर, तो ये है आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर पार्श्व मतलब समानांतर, समांतर क्रम में। ठीक है ना, पार्श्व संयोजित मतलब समांतर क्रम में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपमुक्त ऊर्जा व्यक्त की जाती है, क्षय ऊर्जा, H = क्षय ऊर्जा क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे ऊष्मा हो या वर्क हो, ये सब ऊर्जा का ही भाग होते हैं, ऊर्जा के ही रूप है।
तो वर्क की क्या थी, VIT, I² RT, V² अरे मुझे भी इतने अच्छे से याद है यार, तुम्हें भी हो जाएगा। तो क्या है आंसर, VIT, ऑप्शन बी। ओके, 85। 86 है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच क्यू आवेश को ले जाने में कितना कार्य, सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q लगा देना है। V आपको दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, W आपको निकालना है और Q आपको दिया गया है 2 कूलाम। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 2 वोल्ट कूलाम, मतलब कि W इज इक्वल टू हो जाएगा 24 जूल। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन ए इसका आंसर है, बाकी 20, 36 और 23 गलत है। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर 6 वोल्ट, एक पहली बात तो बैटरी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपको दे दिया है, याद रखना है। इसके बाद हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाए, एक कूलाम, यहाँ पर चार्ज आपको दे दिया गया है, मतलब क्यू आपको दिया है, कितनी ऊर्जा, मतलब ई या एच या डब्ल्यू, जो आप मानना चाहो, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, W इज इक्वल टू V/I और T। ठीक है, तो W इज इक्वल टू V कितना दिया है, 6 वोल्ट, I कितना दिया हुआ, IT क्या होता है, IT की वैल्यू होती है Q। ठीक है, Q कितना है, 1। तो W इज इक्वल टू 6 × 1, मतलब कि 6 जूल। यहाँ पर आया ना समझ में, यहाँ पर Q इज इक्वल टू IT होता है, इसलिए लिखा है। ठीक है, ऊर्जा की बात की है इन्होंने। ओके, ऊर्जा को हमने W माना, ऊर्जा कार्य, कार्य किए गए कार्य को ऊर्जा कहते हैं। तो W इज इक्वल टू VIT होता है, IT की जगह पे Q रखा, जो कि चार्ज, क्योंकि हमें चार्ज दिया हुआ है, तो IT की जगह पर हमने Q रखा, Q इज इक्वल टू IT होता है, इस वजह से। अब Q की वैल्यू 1 दी हुई है ऑलरेडी, 1 कूलाम दी हुई है वैल्यू, ये लिखा है 1, तो हमने 1 रख दिया, 6 × 1 6 जूल। ठीक है, वोल्ट कूलाम को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 6 जूल, ऑप्शन बी। ओके, 88 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटॉन पर कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पर होता है। और ये वाले की अगर हम बात करें, तो ये वाला होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है मास, मतलब द्रव्यमान होता है ये। ओके, और ये 27 नहीं होता है, -27 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, प्रत्येक का मान 10 ओम है। देखिए, समांतर क्रम में जोड़ा है, मतलब कि R1 इज इक्वल टू R2 R3 और R4 R5 R6 R7 R8 R9 और अंत में है R10, इन सब की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। आपसे पूछा गया है समांतर में, तो समांतर में कैसे हो जाएगा, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से पूरा लिखोगे और ये जाएगा 1/R10। अब ये 10 है, लेकिन सभी बराबर हैं, इसलिए हम सभी की जगह पे, इधर पे आप मान लेना कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और इस तरह से जो R10 तक है वो कितना हो गया, R हमने मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये कितनी बार है, 10 बार है। ठीक है ना, तो 1/R को आप 10 बार जोड़ोगे तो 10 1/R आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आपने 1/R को 10 बार जोड़ा, एक एक रुपए को आपने 10 बार जोड़ा, तो 10 रुपए हो जाएंगे, उसी तरह से 1/R को आपने 10 बार जोड़ा, तो 10 1/R हो गए। अब R की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी, R की वैल्यू कितनी दी गई है, 10, इससे 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, भाई 1। अब ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है इसलिए गलत नहीं होगा, लेकिन आपको अदर क्वेश्चंस में याद रखना, ये होता है 1/RP की वैल्यू है 1/1, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, आरपी की वैल्यू, तो आर की वैल्यू, आरपी की वैल्यू 1। अगर कभी मान लीजिए 1/RP की वैल्यू, मान लीजिए 2/3 आ जाती, सपोज माना, तो जो आरपी है, आरपी की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, है ना, ये चीज याद रखना, आपको पलट के लिखनी है जो वैल्यू आई। यहाँ पर तो 1 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 1/1 है, पलटोगे तो 1 ही आएगा, है ना, ऑप्शन सी। लेकिन अगर कभी कोई और वैल्यू आती है तो याद रखना है कि आखिरी में पलटना है समानांतर क्रम में। ओके,
पहले मत पलट देना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हैं तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है, जैसे मान लीजिए ये है बैटरी। ठीक है, बैटरी का चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा होता है बैटरी का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस, ये है बैटरी। ठीक है। अब इस बैटरी को आप उन्होंने बोला है कि केवल प्रतिरोधकों के समूह ही संयोजित हैं, सिर्फ प्रतिरोधकों के समूह संयोजित हैं, मतलब कि हो सकता है ऐसे प्रतिरोध R1 R2 इस तरह से जुड़े हों, या फिर बीच में कुछ इस तरह के भी प्रतिरोध जुड़ गए, ये जुड़ गए। ठीक है, फिर ऐसे जुड़ गए, फिर दूसरे तरह के जुड़ गए, इस तरह से उन्होंने बोला कि प्रतिरोधकों के समूह जो है जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, और ये है वोल्ट, मतलब बैटरी है ये। तो बैटरी की V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। अब उन्होंने पूछा है कि निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित हो गई? किस ऊर्जा में परिवर्तित? आपने बहुत सारे प्रतिरोध लगा दिए हैं, इतने सारे आपने प्रतिरोध लगा दिए, आप उसको बैटरी से वोल्टेज भी दे रहे हो, तो क्या प्रकाश ऊर्जा में होंगे? नहीं। बल्ब थोड़ी ना लगाया है। तापीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में होगे? नहीं। मोटर थोड़ी लगाई है जो यांत्रिक ऊर्जा में होगा। गतिज ऊर्जा नहीं, तो क्या होगा? तापीय ऊर्जा। जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध ताप जनरेट करेंगे। ठीक है, प्रतिरोध जितने ज्यादा प्रतिरोध, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा, ताप उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टी समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, आर लगे हुए हैं। आर की वैल्यू जितनी ज्यादा आप बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा आप बढ़ाओगे, धारा समान प्रवाहित कर रहे हो तो H समानुपाती होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी से। आई कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। अगर प्रतिरोध आपने ज्यादा लगा दी और बढ़ाओगे तो ऊष्मा और बढ़ती जाएगी, और बढ़ाओगे ऊष्मा और बढ़ती जाएगी, है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो, एच इज इक्वल टू वी आई टी से भी देख सकते हो। टी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, वी स्क्वायर बाई आर से भी देख सकते हो। ठीक है ना। बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, ये पावर होता है डब्ल्यू के लिए 1 अपॉन कर दोगे। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जैसे जैसे आप प्रतिरोध बढ़ाओगे तो तापीय ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब प्रतिरोध जो होता है तापीय ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा आंसर? तापीय ऊर्जा में। प्रतिरोध मतलब ऊष्मा, याद रखना है आपको। ओके, ऑप्शन बी सही है, तापीय ऊर्जा। तो आज के लिए इतना काफी, आपके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत जल्द 200 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और इन 200 क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम बाहर, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो बाहर चला जाए। ठीक है ना। जो भी आपको थ्योरी बताई जा रही है, जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसे करना, और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है ना। इस लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो वही बच्चा कर सकता है जिसने पढ़ाई की हो, है ना। क्वेश्चन अगर सीधा सीधा आ गया तो ही हो पाएगा वो सही, तो आपको जरूर एक बार ये लेक्चर देख लेना है और फिर एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चीज का लाभ उठा पाए।